अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, अपने पहले की क्लास में मैंने आपको कंजंक्शंस के बारे में बताया था और फिर कंजंक्शन के थ्रू आपने एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस को भी कवर किया था, जहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और हमने और आपने मिलकर उन सभी क्वेश्चंस को कंजंक्शन की सहायता से सॉल्व भी किया था, सेंटेंस की एनालिसिस करके देखा था। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी एनालिसिस एडवांस लेवल पे करनी होती है, वो थोड़े कन्फ्यूजनल होते हैं और आज हम उसी तरह के क्वेश्चंस को एडवांस एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे। तो आइए हम इस बेहद खूबसूरत क्लास की शुरुआत बेहद खूबसूरत तरीके से करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाता हूं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आज का क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहले मैं नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करूंगा, जिसके आधार पे आपने पहले क्लास लिया था। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये एक सेंटेंस है। अब अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि सेंटेंस में एंड को यूज किया गया है। तो आप एनालिसिस में ये लिखेंगे कि सर एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, और फिर दो बातें सामने आ गई कि जहां भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस सेंटेंस में होता है वो पूरा सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। यानी गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये दरअसल एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज किया गया है। और जहाँ भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। और जब कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। इसका मतलब एंड के पहले गॉड मेड द कंट्री, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड के बाद मैन मेड द टाउन, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस तरह से आपने कंजंक्शन का पता करके दोनों क्लॉज का पता लगाया और किस प्रकार का सेंटेंस है ये भी आपने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। और इसका मतलब ये है कि गॉड मेड द कंट्री, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, मैन मेड द टाउन, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस तरह से आपने इस सेंटेंस की एनालिसिस बड़े आसान से कर लिया। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है राम एज वेल एज श्याम इज रेडी टू गो। देखिए, एनालिसिस में आपको स्पष्ट दोनों क्लॉज लिखना होता है। यानी अगर इसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ कि गॉड मेड द कंट्री, ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज। मैन मेड द टाउन, ये भी हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। अब आपने इसकी एनालिसिस पूरी कर ली कि भैया एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। भैया जहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है।
कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज से मिलके बना होता है, यानी गॉड मेड द कंट्री भी प्रिंसिपल क्लॉज है, मैन मेड द टाउन भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपने एक एनालिसिस यहाँ पूरी की। अब क्या इसी आधार पे जरा हम इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। देखते हैं कि यहाँ एक कंजंक्शन यूज किया गया है एज वेल एज, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एज वेल एज भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एज वेल एज भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, यानी ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है, और कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। इतना तो हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, और हर कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। तो दरअसल आप ये बताइए कि राम एज वेल एज श्याम इज रेडी टू गो, क्या आप इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज देख पा रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है बस एक ही, श्याम इज रेडी टू गो, एक सेंटेंस ये दिख रहा है मुझे प्रिंसिपल क्लॉज, और इधर आऊं तो मुझे एक राम केवल दिख रहा है। और एक शब्द कभी भी क्लॉज नहीं हो सकता, एक शब्द कभी भी क्लॉज नहीं हो सकता। तो एक तो मुझे प्रिंसिपल क्लॉज दिखा, लेकिन दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ मुझे एक शब्द दिख रहा है, और अगर सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है तो स्पष्ट दो प्रिंसिपल क्लॉज दिखने चाहिए थे। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो फिर मैं इस सेंटेंस की एनालिसिस कैसे करूँगा? ये कन्फ्यूज़न है, और यही मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ कि आप ये सब कैसे करेंगे। तो आइए हम आज इस बेहतरीन टॉपिक को शुरू करें, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के सेंटेंस में आप एनालिसिस करेंगे। लेवल 1 में मैं कुछ कंजंक्शंस ले लेता हूं, जैसे एंड, both and, as well as, not only but also। ये मैंने 4 पहले चरण के लिए कुछ शब्द लिए हैं। अब आइए हम देखें कि कैसे ये एनालिसिस में हमारी सपोर्ट करते हैं। अगर सेंटेंस कुछ ऐसे हों, ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ सिंगर। ये 2 तरह के सेंटेंस है। आप ये जानते हैं कि सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, किसी भी सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और एक होता है उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। जिसकी हम चर्चा करते हैं वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस में जो कुछ भी होता है वो होता है उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। तो राम एक स्टूडेंट है, राम एक सिंगर है, यहाँ हमने चर्चा की है राम की। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ राम,
और राम को छोड़कर बाकी जितने बचे इज अ स्टूडेंट, ये प्रेडिकेट है। इज अ स्टूडेंट, ये इज अ सिंगर, ये भी प्रेडिकेट है। तो जिसकी चर्चा की वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में और जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट होता है। अब देखिए, अगर दो सेंटेंस आपको ऐसे मिले जिस सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इक्वल हो, सेम हो, लेकिन दोनों सेंटेंस का प्रेडिकेट अलग अलग हो। सब्जेक्ट एक है लेकिन दोनों सेंटेंस का प्रेडिकेट अलग अलग है। इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट राम है, इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट राम है, और यहां प्रेडिकेट है इज अ स्टूडेंट, लेकिन यहां प्रेडिकेट है इज अ सिंगर। तो साफ है कि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का सेम है लेकिन प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस का अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तो आप इन चारों कंजंक्शन की सहायता से इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कैसे होगा? तो आप एंड की अगर सहायता लें तो जितने भी आपको एक जैसे शब्द मिल रहे हैं उनके बदले आप एक लिखते जाए। दो राम है तो आपने लिखा राम, दो इज के बदले आपने लिखा एक इज, दो ए के बदले आपने लिखा एक ए, स्टूडेंट है तो आपने लिख दिया स्टूडेंट। अब सिंगर अलग था, राम इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, एक बचा सिंगर, तो आपने यहां लिख दिया एंड सिंगर। आप चाहें तो इस सेंटेंस को लिख सकते थे राम इज अ स्टूडेंट एंड अ सिंगर, ये भी सही है। राम इज अ स्टूडेंट एंड अ सिंगर, वो भी सही था, ये भी सही है। तो इसमें क्या हुआ? दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक था तो एक सब्जेक्ट लिख दिया, जो जो सेम था उसके बदले हमने कॉमन निकाल लिया, और जो अलग अलग थे हमने उनको एंड से जोड़ दिया। हम बोथ एंड की सहायता भी ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं जो दोनों एक हैं उनके लिए आप एक लिखते जाइए। राम इज बोथ, राम इज, अब अ स्टूडेंट और अ सिंगर को बोथ एंड से जोड़ देना है। तो राम इज पहले वाले के साथ हमने रखा बोथ, राम इज बोथ अ स्टूडेंट, और दूसरे वाले के साथ रख दिया एंड अ सिंगर। राम इज बोथ अ स्टूडेंट एंड अ सिंगर। तो अ स्टूडेंट अलग था अ सिंगर से, तो अ स्टूडेंट के साथ रख दिया बोथ और अ सिंगर के साथ रख दिया एंड। बोथ एंड ने इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। हम चाहें तो एज वेल एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तब हम लिखते हैं यहाँ पर दो राम के बदले एक राम, राम इज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ सिंगर। राम इज अ स्टूडेंट और अ सिंगर को आपने जोड़ दिया एज वेल एज से। राम इज अ स्टूडेंट एज वेल एज अ सिंगर। ये सेंटेंस भी आपका पूरा कंफर्म हो गया, सही हो गया। आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते थे। आप लिखते राम इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट ऑल्सो अ सिंगर। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, प्रेडिकेट अलग अलग है, तो जो अलग अलग प्रेडिकेट हैं उन्हें हम एंड की सहायता से, बोथ एंड की सहायता से,
एज वेल एज की सहायता से, नॉट ओनली बट ऑल्सो की सहायता से जोड़ सकते हैं। फिलहाल तो आपने जोड़ना सीखा। अब अगर मुझे एक सेंटेंस मिलता है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस सेंटेंस की एनालिसिस करूं, तो मैंने क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि भैया एज वेल एज एक ऐसा कंजंक्शन है जो उस जगह पे प्रयोग किया जाता है जहां, उस जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। एज वेल एज का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जहां सब्जेक्ट एक हो, प्रेडिकेट अलग अलग हो। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस था, ये ऐसा सेंटेंस था कि सब्जेक्ट इसमें एक ही था लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग था। जो अलग अलग था वही इसके दोनों तरफ लिखा हुआ है। अब हम चाहें तो इसकी एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं। अब एक ही हमने कॉमन कर लिया, डबल लिखिए हम, ही कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ही कैन स्पीक हिंदी, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये कैसे पता चला कि एज, अगर आप इस सेंटेंस को वापस जोड़ने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे? आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, बदला क्या है इसमें? तो प्रेडिकेट। इसमें कैन स्पीक इंग्लिश है, इसमें कैन स्पीक हिंदी है, यही दोनों अलग अलग हैं। तो हम इन्हें एज वेल एज की सहायता से जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा था। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? दो ही के बदले एक ही, दो कैन के बदले एक कैन, दो स्पीक के बदले एक स्पीक। इंग्लिश अलग था हिंदी से, तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों सेंटेंस को हमने ऐसे जोड़ लिया था। उसी को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको हम बोलेंगे सिंथेसिस, एक करना, और इसे कहेंगे एनालिसिस, अलग अलग कर देना। यानी जब यहाँ से आप आ रहे हैं इधर, तो आपने एनालिसिस किया, एक सेंटेंस को बांट दिया, और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं यहाँ, तो दो सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस कर दिया, ये सिंथेसिस है। यानी दो को एक करना सिंथेसिस है, और एक को दो कर देना एनालिसिस है। तो अगर आप एडवांस लेवल में देखेंगे तो ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे, और उनके जरिए आप उनकी एनालिसिस कर पाएंगे। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब आप ऐसे किस किस का यूज करते हैं सेंटेंस में? तो देखिए, ऐसे आप प्रयोग करते हैं एंड का, ऐसे आप प्रयोग करते हैं बोथ एंड का, इसी तरह के सिचुएशन में आप प्रयोग करते हैं एज वेल एज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, बट का, और का, आइदर और, नॉर, या फिर नाइदर नॉर का। आप इतने शब्दों को ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट के चक्कर में यूज करते हैं। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट, और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर के चक्कर में।
आइए अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये राजन इज पुअर बट ऑनेस्ट। राजन इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस में यूज किया गया है बट का, और बट दरअसल है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब कोऑर्डिनेटिंग है तो ये सेंटेंस बनाएगा कंपाउंड, और अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा तो मिलने चाहिए दो प्रिंसिपल क्लॉज। और अगर आप खोजने जाएं तो आपको मिलेगा एक राजन इज पुअर। एक आपको प्रिंसिपल क्लॉज तो मिल गया, लेकिन बट के बाद आपको एक ही शब्द मिला ऑनेस्ट, और एक शब्द कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप वो फॉर्मूला अपना लेंगे। आप देखेंगे कि बट ने किसे जोड़ा है, तो बट ने जोड़ा है पुअर को और ऑनेस्ट को। पुअर और ऑनेस्ट सब्जेक्ट में आते हैं या प्रेडिकेट में? तो सब्जेक्ट में तो राजन है, इसका मतलब ये दोनों प्रेडिकेट हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐसे सेंटेंस से मिलके बने हैं जिनका सब्जेक्ट एक था लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग था। वापस आप उसको उसी फॉर्म में ला दीजिए। अब आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप लिख सकते हैं राजन इज पुअर, बट ने जोड़ा था तो उसे हम छोड़ देंगे, ऑनेस्ट। राम इज पुअर, ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल क्लॉज, और राजन इज ऑनेस्ट ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। तो राजन इज पुअर, राजन इज ऑनेस्ट, राजन इज पुअर बट ऑनेस्ट की ये एनालिसिस हो गई। तो ऐसा कब होगा, जब आप देखेंगे कि एक तरफ तो एक प्रिंसिपल क्लॉज दिख रहा है पर दूसरी तरफ केवल एक शब्द है। तो आप देखेंगे कि किसने जोड़ा है, जिसने जोड़ा है उसी को आप क्या करेंगे, वापस दो भागों में तोड़ देंगे, आपको एनालिसिस मिल जाएगी। मैं आपको एक और सेंटेंस समझाता हूं। मैंने सेंटेंस लिखा, सी कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। यहाँ आपको सेंटेंस की जब एनालिसिस करनी होगी तो सबसे पहले आप कहेंगे, आप तो कंजंक्शन पहचानते हैं आइदर और। इस सेंटेंस में आपने देखा आइदर और कंजंक्शन के पहले क्लास में मैंने लिस्ट बनाई थी। तो आप अब ये कहेंगे सर आइदर और तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां होता है वहां सेंटेंस बनता है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस बना होता है दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से। तो यहां तो दिख रहा है सी कैन स्पीक इंग्लिश आइदर और फ्रेंच। बड़ी उलझन हो गई, यहां तो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हम ये देखेंगे कि हमारे कंजंक्शन ने जोड़ा किसे है। तो आप ये देखेंगे आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। आइदर और ने जोड़ने का काम किया है किसे, तो इंग्लिश को और फ्रेंच को। इंग्लिश और फ्रेंच कहाँ लोकेटेड हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच प्रेडिकेट में है। सब्जेक्ट तो सी है, ये प्रेडिकेट में है। इसका मतलब ये भी है कि ये सेंटेंस दो ऐसे सेंटेंस से मिलके बना है जिनका सब्जेक्ट एक है लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग है। तो वापस आप इन्हें बना सकते हैं।
सी कैन स्पीक। अब आप क्या कीजिए, अपने कंजंक्शन को रिमूव कर दीजिए। इंग्लिश फ्रेंच बचा है तो आप दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, इंग्लिश और फ्रेंच। तो सी कैन स्पीक इंग्लिश ये पहला प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और सी कैन स्पीक फ्रेंच ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। इस तरह से आप सेंटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं इन तरीकों से। तो आपने देखा कि ऐसे आप सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो इससे थोड़ा सा अलग है। मैंने सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। अगर मैं ये सेंटेंस आता आपके एग्जाम में एनालिसिस के लिए तो आप क्या करेंगे, आप तो सबसे पहले कंजंक्शन पहचानते हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दोनों तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग है जो पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जहां होता है वो सेंटेंस कंपाउंड होता है। कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। तो आप अगर देखेंगे तो मिलेगा यहाँ हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सेंटेंस तो आपको दिखाई दे रहा है, हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, लेकिन दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको केवल एक शब्द दिखाई दे रहा है सी। और ये नॉट ओनली बट ऑल्सो तो होता है एक कंजंक्शन। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज है पर दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी एनालिसिस करना शुरू करेंगे और आप ये देखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां या तो सब्जेक्ट एक हो तो प्रेडिकेट अलग अलग होगा, तो प्रेडिकेट में आप नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ लेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों सेंटेंस का प्रेडिकेट एक हो लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो फिर मतलब जहां भी ये नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखे गए होंगे वहां वो दोनों अलग अलग होंगे और आगे का सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा होगा। तो आप देखिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ने किसे जोड़ा है, तो इसने जोड़ा है सी को, इसने जोड़ा है हर सिस्टर को। सी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हर सिस्टर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मतलब आप ये देखते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ने जोड़ा किसे है, तो नॉट ओनली सी, सी का स्थान कहाँ है, सी का स्थान तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, सी और हर सिस्टर। इसका मतलब ये है कि ये दो ऐसे सेंटेंस के मिलने से बने हैं जिनका सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन प्रेडिकेट एक है। ऊपर में क्या था, सब्जेक्ट एक था, प्रेडिकेट अलग अलग था। यहां है कि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, प्रेडिकेट एक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सेंटेंस को वैसे ही दो तरफ से करके लिखिए। सबसे पहले आप इन दोनों को रिमूव कीजिए, आप लिखिए सी, नीचे लिख दीजिए हर सिस्टर। अब जो दोनों में है दोनों में लिखते जाइए, सी लिख दिया, हर सिस्टर लिख दिया, बाकी दोनों में होगा तो सी इज ब्यूटीफुल, फिर इज ब्यूटीफुल यहां भी लिख दीजिए, हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। होगी एनालिसिस। ये पहला प्रिंसिपल क्लॉज, ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपकी परीक्षा में आए तो आप ऐसे एनालिसिस कर लेना। कल मैं 15 से 20 क्वेश्चंस दूंगा एनालिसिस करने के लिए। कल की क्लास कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन क्लास से होगी, वहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।